हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के अंतर्गत कार्बोनियम आयन को पढ़ाना है। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कार्बोनियम आयन, या जिसको आप कहते हैं कार्बोकेटायन। तो मैंने कहा कि ये कार्बोनियम आयन को कार्बोकेटायन भी कहा जाता है। सीधी सी बात है, कार्बोनियम आयन क्या है? मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा बेटा, और एग्जाम्पल देने के बाद मैं आपको कार्बोनियम आयन की परिभाषा भी बताऊंगा। ये आपके सामने हमने लिख दिया कार्बन, जिसकी चतुस्सर संयोजकता होती है, आप जानते भी हो। ये हमने लिख दिया जेड। इसका मतलब ये हो गया, यहां पे हमने लिखा जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट कार्बन, तो सिंपल सी बात है, जेड का जो विद्युतात्मक मान है वो कार्बन से अधिक है। ऐसे परिवेश में ये बॉन्ड जेड की तरफ टूट जाएगा, जेड माइनस और आपका सी प्लस, और इसी रिस्पेक्ट में आपके सामने ये सी प्लस और इसके बाद जेड माइनस। अब ध्यान से देखिए, तो कार्बन पर प्लस चार्ज है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोकेटायन, या जिसको कहा जाता है कार्बोनियम आयन, या जिसको बोला जाता है कार्बोकेटायन। अब आप कहेंगे कि कार्बोनियम आयन की परिभाषा, सीधी सी बात है बेटा, आप बोलोगे वह कार्बनिक आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश उपस्थित होता है, उसे कार्बोनियम आयन या उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपका कार्बोनियम आयन है, अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोनियम आयन, तो कार्बोनियम मतलब कार्बन में ईयम जुड़ा हुआ है। ये शब्द है कि ईयम बेस आयुयम, तो आप सीधे तौर पे कर लीजिए कि कार्बन पर धनावेश उपस्थित होने के कारण हम इसको कार्बोनियम आयन कहते हैं, या जिसको आप ये साफ साफ कहेंगे वह आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश उपस्थित होता है, उसे कार्बोनियम आयन या उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। अब इसी क्रम में मैं आपके सामने कार्बोनियम आयन को स्पष्ट कर दिया, या कार्बोनियम आयन को मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसके बाद आप ये कहेंगे कि कार्बोनियम आयन के प्रमुख लक्षण, तो या जिसको अंग्रेजी में बेटा ये कहा जाता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनियम आयन, तो आप लिखेंगे कि कार्बोनियम आयन के प्रमुख लक्षण निम्नवत है। पहला लक्षण जो कार्बोनियम आयन का है, वो पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण ये है कि सीधी सी बात है, कार्बोनियम आयन का जो पहला लक्षण है वो ये है कि कार्बोनियम आयन में कार्बन परमाणु पर धनावेशी उपस्थित होता है। दूसरा लक्षण आपको बता दूं कि धनावेशित कार्बन परमाणु पर आप देखिए 2 तो 4 कक्षा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा, कार्बोनियम आयन अस्थायी और अभिक्रियाशील होते हैं। और चौथा आपको लक्षण बता दूं कि कार्बोनियम आयन जो होता है, वह कार्बोनियम आयन की बात जिसका बात आप कर रहे हो, वह कार्बोनियम आयन में सिंपल सी बात है कि वह कार्बोनियम आयन का नाम जब हम लिखते किसी भी
कार्बोनियम आयन का नाम लिखते हैं तो उसके अंत में या सफिक्स के रूप में ईएम आयन को जोड़ देते हैं। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि कार्बोनियम आयन की परिभाषा। पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको मैंने परिभाषा बताया, वह कार्बनिक आयन जिसमें धनावेश कार्बन परमाणु पर होता है कार्बोनियम आयन कहते हैं। इसके बाद कार्बोनियम आयन के लक्षण मैंने आपको अंग्रेजी में बताया, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनियम आयन। तो मैंने कहा कार्बोनियम आयन के प्रमुख लक्षण निम्नवत है। पहला लक्षण मैंने कहा कि कार्बोनियम आयन में धनावेश कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है। दूसरा मैंने कहा कि धनावेशी कार्बन परमाणु पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा हमने कहा कि कार्बोनियम आयन जो है ये अस्थायी और अति अभिक्रियाशील होते हैं। और चौथा हमने कहा कि कार्बोनियम आयन का नाम लिखते समय अंत में ईएम आयन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसके बाद जो है आपका लक्षण भी कंप्लीट हो गया। अब आप कहोगे, अब अगला हेडिंग होगा बेटा कि कार्बोनियम आयनों का बनना, जिसको आप लोग कहोगे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। सीधी सी बात है, आप देख लो, अगर आप देखो तो आप यही कहोगे कि कार्बोनियम आयन कैसे बनते हैं। फिर सीधी सी बात है, कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रोलिटिक या सीधे कहो हाइलो एसिड या हाइलो यौगिक, अगर आप यहाँ पर जेड की जगह यक्स को ले लो तो आप यही कहोगे बेटा कि हाइलो एसिड जो है, या आप सीधे सीधे कहोगे कि जो हाइलो कंपाउंड है, ये हाइलो कंपाउंड जो है वो आयरन पर जो है आपका क्या करेगा, हाइलो कंपाउंड आयरन पर जो है कार्बोनियम आयन देंगे। तो ये आपका जो है कार्बोनियम आयनों का बनना हो गया। अब इसके बाद इसी क्रम में अगला हेडिंग जो आपको मुझे पढ़ाना है, उसको मुझे ये पढ़ाना है कार्बन आयन। बहुत सीधी सी बात है। नाउ मैं आपको साफ साफ लिख दूं कि मुझे ये पढ़ाना है कार्बन आयन, या जिसको आप लोग ये करेंगे CARBANION, कार्बन आयन। जहां तक सवाल है कार्बन आयन का, तो एन आयन मैं हमेशा कहता हूं बेटा आप लोगों से कि एन आयन का मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज या जिस पर ऋणावेश होता है उसे कार्बन आयन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये आपका कार्बन है, कार्बन पर अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन और ऋणावेश उपस्थित होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन आयन। इसका मतलब मैंने आपको सीधे सीधे परिभाषा बता दिया कि वह कार्बनिक आयन या वह ऑर्गेनिक आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन व ऋणावेश उपस्थित होता है उसे कार्बन आयन या उसे कार्बन आयन कहते हैं। अब इसके बाद आप ये कहेंगे कि कार्बन आयन जो है, सीधी सी बात है, आप कहेंगे कार्बन आयन जो है वो कार्बन आयन के प्रमुख लक्षण क्या है, या जिसको आप कह सकते हैं कि कार्बन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन आयन। तो सीधी सी बात है, आप देख लें कार्बन आयन के प्रमुख लक्षण निम्नवत है। पहला लक्षण ये है कि कार्बन परमाणु पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन और ऋणावेश उपस्थित होता है। दूसरा बात यह है बेटा कि कार्बन आयन पे ऋणावेशित कार्बन पर आप काउंट कर ले 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी क्रम में आप देख लें जो ये कार्बन आयन है, सीधी सी बात है, ये जो आपका कार्बन आयन है, इस कार्बन आयन पर क्या है, इस कार्बन आयन पर जो है आप देखें तो ये भी अभिक्रियाशील, अति अभिक्रियाशील होता है। और इसके बाद आप मुझसे कहोगे कि अगला बाबू जान लो
कार्बेनाइल का जब नाम लिखते हैं तो यहाँ पर अनलग्न जो है एन आयन को जोड़ते हैं। ये 4 अभिलक्षण या 4 इसके प्रमुख गुण को मैंने बताया। आपको अगर कोई ये पूछ दे कि ये बताए कि कार्बेनाइल कैसे बनते हैं, तो सीधी सी बात है, आप सीधे सीधे कर लें कि बहुत मैं क्लियर सी बात करता हूँ। जैसे आपके सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमने लिखा आपसे तो ये आपका एल्काइल है। इस हाइड्रोजन को मोबाइल हाइड्रोजन परमाणु बोलते हैं। और ये एल्काइल जब मोबाइल हाइड्रोजन परमाणु को नाश कर देता है, इसका मतलब ये बॉन्ड इस साइड हो जाएगा माइनस प्लस, तो सीधी सी बात है यह सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस पे माइनस और ये आपका यस प्लस हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या हो गया, कॉर्बिन आयन, या सिंपल सी बात है ये आपका कॉर्बिन आयन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एल्काइल है वो मोबाइल हाइड्रोजन परमाणु को त्याग कर कार्बेनाइल का निर्माण करता है, या कार्बेनाइल क्या करता है, बनाता है। तो आप देख लीजिए ये आपका कार्बेनाइल है। तो आज मैंने आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट वे या इम्पोर्टेंट हेडिंग में कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन को पढ़ाया। कार्बोनियम आयन में सीधी सी बात है, आपको मैंने ये बताया कि वह कार्बनिक आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश उपस्थित होता है उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। और कार्बन आयन में मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया कि वह कार्बनिक आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन व ऋणावेश उपस्थित होता है उसे कार्बन आयन कहते हैं। फिर से आप सुन लें, मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं आपको जो एक्सप्लोरेशन देने जा रहा हूं अब दूसरा मुक्त गुणक, लेकिन आपको कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा बेटा तो आपको देखने को मिलेगा बेटा कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन है। जब पॉजिटिव आयन कार्बन पर होगा उसके नाम क्या है, मैं कार्बोनियम आयन जोड़ दूंगा, अगर नेगेटिव होगा तो कार्बन आयन जोड़ दूंगा। तो ये कार्बोनियम आयन कार्बन आयन है। सिंपल सी बात है, आपके सामने मैं जो एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं वो अब आपका है मुक्त मूलक, या जिसको आप लोग कहते हैं फ्री रेडिकल, या जिसको अभी मैं पढ़ाऊंगा कि मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल क्या होता है। ये हमने आपके सामने लिख दिया फ्री रेडिकल। सीधी सी बात है, आपके सामने मैंने लिखा है यच, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड यच, एक इलेक्ट्रॉन। आप इसी को लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, या जिसको आप ये कर लीजिए ये मेथिल मुक्त मूलक है, ये मेथिल मुक्त मूलक है। आपके सामने मैं लिख दिया H एक इलेक्ट्रॉन, आप इसको लिखेंगे हाइड्रोजन मुक्त मूलक। आपके सामने मैं लिख दिया Cl एक इलेक्ट्रॉन, आप इसको बोलेंगे ये क्लोरीन मुक्त मूलक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेथिल मुक्त मूलक, ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक, ये क्लोरीन मुक्त मूलक। सीधी सी बात है, अगर आप मुझसे मुक्त मूलक की परिभाषा पूछेंगे तो मैं आपको पहले एक लाइन का परिभाषा बताऊंगा बेटा। सीधी सी बात है, देख लो, वह परमाणु जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे मुक्त मूलक कहते हैं। ये आप देख लीजिए, ये मुक्त मूलक है। अब आपके सामने सिस्टम आता है कि मुक्त मूलक जो है वो आपका क्या होता है, या आप ये कहेंगे मुक्त मूलक कब बनते हैं। पहली बात, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में परमाणुओं के बीच जो सहसंयोजक बंध है, अगर उस सहसंयोजक बंध में होमोलिटिक विखंडन होगा तो आपको क्या बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा। ये आपका मुक्त मूलक हुआ, ये आपका फ्री रेडिकल हुआ।
तो आज मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ाया। जो पहला इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो आपके सामने बहुत क्लियर वे में मैंने आपके सामने बहुत क्लियर वे में कर दिया कि कार्बोनियम आयन क्या होता है, कार्बेट आयन क्या होता है और मूलक क्या होता है। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, जिसको आप लोग ये करते हैं या जिसको आप लोग अगला हेडिंग मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं कि कार्बनिक अणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और ये हेडिंग जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे कहते हैं कि सर ये तो बहुत क्लियर हो रहा है, लेकिन मैं फिर से बता दूं, आपको पढ़ाना है कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन या जिसको आप ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है या कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन से क्या मतलब है। जैसे मैं सिंपल सी बात आपके सामने लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ध्यान से देखें तो इसको आप प्रोपेन कहते हैं। अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉनों के साझा से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कांस्टेंट बॉन्ड बनानी तो कांस्टेंट हो गए, इलेक्ट्रॉन वहां भी आपका क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मूविंग फंक्शन में है या गतिमान के फंक्शन में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्बनिक अणुओं में जो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है उसमें उसको 2 प्रभाव से स्पष्ट किया गया है। एक आपका जो है अस्थायी प्रभाव, एक आपका अस्थायी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव जिसको आप लोग कहते हैं परमानेंट इफेक्ट और एक आपका अस्थायी प्रभाव जिसको आप लोग कहते हैं टेम्पोररी इफेक्ट। तो मेरे कहने का साफ साफ आशय है कि अस्थायी प्रभाव या अस्थायी प्रभाव जो है उसको आप कैसे एक्सप्लोरेशन करेंगे, उसको आप कैसे बताएंगे। तो अस्थायी प्रभाव में पहला प्रभाव जो है वो आपका प्रेरणिक प्रभाव है या जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव को अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपका जो है इंडक्टिव इफेक्ट है या जिसको आप लोग कहते हैं ये प्रेरणिक प्रभाव है। सीधी सी बात है, जहां तक सवाल है प्रेरणिक प्रभाव का या जहां तक सवाल है इंडक्टिव इफेक्ट का, मैं आपको बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में एक डिफिनीशन है, जिस डिफिनीशन को मिस्टर एक ब्रैकेट की डिक्शनरी से लिया गया है। वहां पे एक ब्रैकेट में लिखा है आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट refers to polarity produced in a molecule as a result of higher electronegativity of an atom from another। इसको मैं अभी स्पष्ट करूंगा और आपको मैं इतना बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट या जिसको आप ये कह लीजिए प्रेरणिक प्रभाव जो है सिग्मा बंध युक्त यौगिकों में, या जिसको आप ये कह लीजिए कि कंपाउंड कंटेनिंग सिग्मा बॉन्डेड जो आपका है उस सिग्मा बंध युक्त यौगिकों में अगर इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके बाद उसकी व्याख्या हम इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपके सामने मैंने लिखा है CH3 सिंगल बॉन्डेड CH2 सिंगल बॉन्डेड CH2 सिंगल बॉन्डेड CH। ये आपके सामने मैंने लिखा है, जिसको आप ये कह देंगे
देखोगे ये प्रोपिल क्लोराइड है, या इसी को आप लिखेंगे या प्रोपिल क्लोराइड, या इसी को आप लोग लिखेंगे 1-क्लोरोप्रोपेन। आप इस कार्बनिक यौगिक को चेक कर लीजिए। अगर इस कार्बनिक यौगिक को आप चेक करिए तो आपको मैं बता दूं, सीधे सीधे तौर पे बता दूं कि इस कार्बनिक यौगिक को अगर आप चेक करेंगे तो बहुत क्लियर है कि यहाँ देखिए ओनली सिग्मा बॉन्डेड कार्बनिक यौगिक है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, जो आपके जो रिक्त परमाणु कक्षक है वो आपके अच्छी अतिव्यापक से जो बॉन्ड बनाते हैं, और जब आपका कक्षकों का पार्श्विक अतिव्यापन होगा तब वहां पर पाई बॉन्ड बनेंगे। यह प्रोपिल क्लोराइड सीधी सी बात है। अगर आप देखें तो कहेंगे कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक मान अधिक है। ऐसे कंडीशन में ये आपका जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्लोरीन टुवर्ड्स होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट या राइट साइड डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक मान कार्बन से अधिक है, तो ऐसे कंडीशन में इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। अब आप देख लें, ये तय हो रहा है कि इस प्रोपिल क्लोराइड में या इस यंग प्रोपिल क्लोराइड में या इस 1-क्लोरोप्रोपेन में जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट है वो कार्बन टुवर्ड्स क्लोरीन साइड है। Why? Because chlorine is more electronegative than carbon। तो पहली बात आप ध्यान से देखें तो आप ये कहेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो प्रेरक प्रभाव है, वो सिग्मा बंध युक्त कार्बनिक यौगिक में लागू होगा, या सिग्मा बंध युक्त कार्बनिक यौगिक में आपका क्या होगा, उसकी व्याख्या की जा सकती है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये पूरा का पूरा ट्रांसफर यहाँ होगा तो इसमें निगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सी बात है, एट द फाइनल स्टेज, एकदम लास्ट स्टेज में क्या होगा कि इस कार्बन पर फुली पॉजिटिव चार्ज और इस क्लोरीन पर फुली नेगेटिव चार्ज होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनों का जो मूविंग है, डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरी क्लोरीन पर चला जाएगा तो परमानेंट आयन बनेंगे। मेरे कहने का आशय एक लाइन का बैठा है कि मैंने ये कर दिया, अरे भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो एट द फाइनल स्टेज इलेक्ट्रॉन उसके परिधि में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होंगे। बेस आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आयन बन रहे हैं वो आयन परमानेंट बन रहे हैं, अर्थात आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि प्रेरित प्रभाव जहां पर लागू होता है वहां पर अस्थायी आयन बनते हैं। यही कारण है कि ये आपका एक अस्थायी प्रभाव है। मेरे कहने का मतलब मैंने आपको सीधे तौर पे कह दिया, जो मैं एएस ब्रैकेट की लाइन को सुनाया वो लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने सीधे तौर पे कहा कि प्रेरक प्रभाव सिग्मा बंध युक्त कार्बनिक यौगिकों में लागू होता है, और मैंने सीधे तौर पे कहा सिग्मा बंध युक्त यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कम विद्युत ऋणात्मक मान वाले परमाणु से अधिक विद्युत ऋणात्मक मान वाले परमाणु की ओर होता है। तदनंतर इसी क्रम में अधिक विद्युत ऋणात्मक मान वाले परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कम विद्युत ऋणात्मक मान वाले परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अस्थायी रूप से धनायन और ऋणायन बनते हैं। अतः प्रेरित प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है। जैसे प्रोपिल क्लोराइड में या यंग प्रोपिल क्लोराइड में कार्बन से क्लोरीन की ओर, कार्बन से क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कार्बन से क्लोरीन की ओर होता है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक मान कार्बन की अपेक्षा अधिक है।
जिस तदंतर कार्बन पर आंशिक धनावेश और क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश उपस्थित होता है, इस प्रकार से सिग्मा बंध युक्त यौगिकों में प्रेरित प्रभाव लागू होगा। इस प्रकार के प्रभाव को प्रेरित प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट है। एक बात बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग शॉर्टली आई इफेक्ट कहते हैं या हम लोग शॉर्ट रेंज को आई इफेक्ट कहते हैं। तो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट है। अब इसके बाद आपको मैं बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट भी दो प्रकार का होता है। एक आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा, वो आपका माइनस या ऋण इंडक्टिव इफेक्ट है, और एक आपका जो है आई इफेक्ट, और एक आपका जो है प्लस आई इफेक्ट है, या जिसको आप लोग कहते हैं ऋण प्रेरित प्रभाव और जिसको आप कहते हैं धन प्रेरित प्रभाव। मैं आपको बता दूं, आपके कोर्स में थोड़ा डिफिनेशन है, लेकिन मैं एग्जाम्पल में देके दिखाऊंगा। जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन ग्रुप की ओर होगा, मीन्स प्रेरित करने का मतलब आपके सामने सिग्मा बंध युक्त कार्बनिक यौगिक होंगे, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन जो है, अगर इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन समूह की ओर होगा तो उस विस्थापन को हम लोग कहेंगे या उसको हम लोग कहेंगे कि ये ऋण आई प्रभाव है, और वह समूह ऋण आई समूह कहलाएगा या ऋण प्रेरित समूह कहलाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन समूह की ओर नहीं, कार्बन परमाणु की ओर होगा, तो उसको हम लोग धन प्रेरित प्रभाव कहते हैं, या उस समूह को हम लोग कहेंगे कि धन आई समूह है। मतलब देखो, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कार्बन की ओर होगा तो दैट विल बी श्योर वो धन, और कार्बन से दूर या कार्बन के विपरीत ग्रुप की ओर होगा तो दैट विल बी श्योर वो आपका ऋण प्रेरित प्रभाव है। अब आपको मैं बता दूं कि आपका इसी क्रम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोमेरिक प्रभाव। मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि मैंने आपको लिख दिया मेसोमेरिक इफेक्ट, या जिसको आप लोग कहते हैं मेसोमेरिक प्रभाव। मैं आपको बता दूं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस प्रभाव को अस्थायी प्रभाव या इस प्रभाव को हम लोग परमानेंट प्रभाव भी कहते हैं। ये प्रभाव ही परमानेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा कि परमानेंट प्रभाव ये क्यों है। सीधी सी बात है, इस प्रभाव के कारण किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर अस्थायी आयन बनते हैं तो वो प्रभाव परमानेंट या अस्थायी प्रभाव होगा। मैं आपको बता दूं, मेसोमेरिक प्रभाव को यंग इफेक्ट या यंग प्रभाव कहते हैं। तो ये यंग प्रभाव है, सीधी सी बात है। यंग प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेसोमेरिक प्रभाव उन कार्बनिक, सुनिएगा बेटा, मेसोमेरिक प्रभाव उन कार्बनिक यौगिकों में लागू होगा जो सिग्मा बंध के साथ पाई बंध युक्त यौगिक भी होंगे। और सही बता दूं आपको, मैं यहां पे दिखा दूंगा कि जो पाई बंध है, उस पाई बंध का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगा, जिसके क्रम में धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो आयन बनेगा अस्थायी रूप से बनेगा। इस प्रकार के प्रभाव को मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। मेरे कहने का मतलब यंग प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव में क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट है वही होता, लेकिन पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, सिग्मा बॉन्ड के नहीं होगा। इसका मतलब ये प्रभाव कहाँ पे लागू होगा? पाई बंध के साथ साथ सिग्मा बंध युक्त यौगिकों पर लागू होगा। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में बेटा। अगर आपको मैं बता दूं
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आना चाहिए। होमोलिटी विखंडन, हेटेरोलिटी विखंडन और इसके बाद कार्बोनियम आयन, कार्बेन आयन, मुक्त मूलक और प्रेरित प्रभाव। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको मेसोमेरिक प्रभाव, बेटा आगे एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।